चलो पूजा भी हो गई, अच्छा हुआ मैं समय से उठ गई। अभी तो सब उठे ही होंगे। काम करती हूँ, जाकर गाजर का हलवा बना लेती हूँ। अपनी पहली रसोई की रस्म में सबको अपने हाथों का बना हुआ स्वादिष्ट हलवा खिलाऊंगी। सेजल के ससुराल में उसकी आज पहली रसोई की रस्म थी। सेजल भगवान की पूजा पाठ करके रसोई में जाती है और जैसे ही गाजर निकालने के लिए फ्रिज खोलती है। ये क्या, आधे फ्रिज में तरबूज और आधे में आम। तरबूज आम के अलावा तो पूरे फ्रिज में कुछ है ही नहीं। सेजल किचन के स्लैब पर और कबर्ड खोलकर देखती है तो वहां भी उसे सिर्फ आम और तरबूज ही मिलते हैं। ये सब क्या है, पूरे किचन में सिर्फ तरबूज और आम है। सोचा था गाजर नहीं तो सूजी का ही हलवा बना लूंगी, लेकिन सूजी भी कहीं नहीं मिल रही। एक काम करती हूँ, माँ जी से ही जाकर पूछ लेती हूँ कि खाना बनाने का सारा सामान कहाँ है। सेजल अपनी सास शोभा के कमरे में जाती है। अरे सेजल बहू तो उठ गई। जी माँ जी, मैंने तो पूजा भी कर ली। सोचा था कि आज पहली रसोई में सबके लिए गाजर का हलवा बनाऊंगी, लेकिन जैसे ही फ्रिज खोला तो उसमें सिर्फ तरबूज और आम रखे हुए थे। किचन में सिर्फ तरबूज और आम ही है। इतने सारे आम तरबूज घर में क्या कर रहे हैं? मैं तो इन्हें महीने भर में भी नहीं खा सकती। भाभी, आप महीने भर की बात करियो, ये 3 दिन चल जाए वही बड़ी बात है। 3 दिन में कोई इतने सारे तरबूज आम कैसे खा सकता है? कहीं मेरी नंद अभी भी नींद में तो नहीं है? वो हम सुबह सुबह हर रोज तरबूज खाते हैं ना, इसलिए तरबूज रखे हुए। एक काम कर, तू जाकर सबके लिए तरबूज काट कर ले आ। मैं तब तक राशन का सामान मंगवा लेती हूँ। तुझे जो जो चाहिए मुझे बता दे। अपनी सास को सामान बताकर सेजल रसोई में जाकर अब सबके लिए सुबह नाश्ते में ठंडा ठंडा तरबूज काट कर लाती है। आज का तरबूज तो कुछ ज्यादा ही मीठा है। अरे सेजल बहू, तुम तरबूज क्यों नहीं खा रही हो? ये लो खाओ। आज का तरबूज सच में ही काफी ज्यादा लाल और मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खा कर देखो। पूरा डाइनिंग टेबल तरबूज से भरा हुआ। इतना सारा तरबूज तो मेरे मायके में साल भर में भी नहीं आता होगा। अरे ममता, ये लो तरबूज, इसे पानी के मटके में डालकर छोड़ देना, रात को खाने के बाद सब खाएंगे। अरे बाबा, आज आप तरबूज लेकर आए हैं, आज तो मजा आएगा खाकर। पता है गर्मी में बड़ा मन कर रहा था तरबूज खाने का। सबके खाना खाने के बाद अब ममता उस एक तरबूज में से आधा तरबूज काट कर सभी को खाने के लिए देती है। ये क्या माँ, एक तो बाबा इतना छोटा और एक तरबूज लेकर आए हैं, उसमें से भी तुमने आधा ही तरबूज काटा है। आज ही पूरा का पूरा तरबूज खा लोगे तो कल क्या खाओगे? शुक्र बनाओ तरबूज छोटा था इसलिए मैंने आधा काटा। अगर बड़ा होता तो मैं आधे में से भी आधा काटती। पता है ना बेटा कि तरबूज का दाम कितना चल रहा है। अपने मायके में तो मैं 1 से 2 तरबूज का ही पीस खा पाती थी, लेकिन यहाँ देखो प्लेट भर भर कर तरबूज है। सेजल ने काफी समय के बाद इतना मीठा और ताजा तरबूज खाया था जिसे खाकर काफी खुश होती है। अब सबके तरबूज खाने के बाद सेजल सबके लिए नाश्ता बनाती है। ऐसे ही सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो जाती है। शाम को खाना बनाने के बाद सेजल अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी बहू कहाँ जा रही है? माँ जी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया तो इसलिए सोने जा रही थी। जिस तरह हम लोग सुबह तरबूज खाते हैं, ठीक उसी तरह रात में आम खाते हैं। इतने सारे आम हमने दिखाने के लिए थोड़ी ना रखे हैं। जा, सबके लिए आम काट कर लिया। ढेर सारा तरबूज काटने के बाद अब शोभा रात में सबके लिए आम काट कर लाती है। ये क्या बहू, तू क्या थोड़ा थोड़ा करके खा रही है? ये ले, पूरी प्लेट तेरी है। माँ जी, तो बहुत सारा आम है, इसे खाकर तो जो मेरा थोड़ा खाली पेट है वो भी भर जाएगा। तो बहू भर कर खा, किसने रोका है? अगर गर्मी में ये सब नहीं खाएंगे तो क्या सर्दियों में खाएंगे? अपनी सास की बात को सुनकर सेजल एक बार फिर अपने बीते हुए कल में पहुंच जाती है। ये क्या माँ, एक तो बाबा गिन चुन कर आम लेकर आए, कम से कम एक पूरा आम तो दो खाने के लिए। ये क्या आम के 2 टुकड़े ही दे रही हो? बेटा, हम गरीब लोग हैं, इस गर्मी के मौसम में आम तरबूज खा रहे हैं ना, वही शुक्र मनाओ। एक काम कर, तू मेरे हिस्से की गुठली खा ले। ये 4 आम हमें एक बार में नहीं, कम से कम हफ्ते भर में खत्म करने हैं। मायके में तो माँ मुझे आम के 2 टुकड़े भी मुश्किल से देती थी, लेकिन यहाँ देखो मेरी सास मुझे प्लेट भर भर के आम दे रही है। जहां सेजल अपने मायके में तरबूज और आम के लिए तरसती थी, तो वहीं अब सेजल अपने ससुराल में सुबह जी भर के तरबूज और रात में जी भर के आम खा पाती थी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज तो कुछ ज्यादा ही तरबूज खा लिया मैंने, लेकिन मजा भी आ गया खाकर। भाभी, आज नाश्ते में मेरा आलू टोस्ट खाने का मन कर रहा है, आज आप वही बना देना। बहू, मेरा तो दाल की कचौरी खाने का मन कर रहा है। और मेरे लिए तो तुम आलू के पराठे बना देना। लेकिन अभी तो आप लोगों ने नाश्ते में इतना सारा तरबूज खाया है। अरे बहू, तो तरबूज से पेट थोड़ी ना भरता, जा जाकर सबके लिए नाश्ता बना। सेजल किचन में जाती है और सबके कहे अनुसार नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ते के बाद भी सेजल को दोपहर में सबके लिए काफी सारा खाना बनाना पड़ता है।
इतना सारा तरबूज खाने के बाद किसी का कैसे खाने का मन कर सकता है। सुबह का तरबूज खाया हुआ मेरा पेट तो अभी भी भरा हुआ है। एक काम करती हूँ, रात में कुछ हल्का फुल्का ही बना लूंगी। सेजल रात के खाने में सबके लिए सादा पुलाव बनाने लगती है। अरे बहू, तू इतना हल्का खाना क्यों बना रही है? आज सबका मटर पनीर खाने का मन कर रहा है। एक काम कर, इसके साथ साथ मटर पनीर भी बना ले। लेकिन माँ जी, सुबह दोपहर में भी इतना हैवी खाना बना था और रात में खाना खाने के बाद आप लोग आम भी तो खाते हो, इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा हल्का खाना बना लेती हूँ। बहू, आम तरबूज तो इसलिए खाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। चल जल्दी से मटर पनीर की तैयारी कर, मैं पनीर मंगवा देती हूँ। ढेर सारा खाना बनाने के बाद अब सेजल थके हारे शरीर के साथ सबके लिए आम काटती है। सेजल जैसे ही आम हॉल में लेकर आती है कि देखती है कि हॉल में तो कोई भी नहीं है। लगता है अब ये सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब एक एक करके कमरे में जाकर उन्हें आम देकर आऊं। मेरा तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। 2 मिनट बैठकर आराम नहीं कर पाती। सेजल सभी को उनके कमरे में आम देकर आती है। अरे सेजल, तुम आम नहीं खा रही हो? ये लो, खाओ। आप ही खाइए। इतना सारा खाना खाने के बाद कोई कैसे रात में ये खा सकता है? मेरा तो इसे देख कर ही जी भर गया। जिस सेजल को उसके ससुराल में रात में आम खाना काफी पसंद था, अब वही सेजल आम से ऊब चुकी थी। सुबह उठने के बाद फिर से सेजल को सबके लिए तरबूज काटना पड़ता है। सबके नाश्ते के बाद जब सेजल सभी के कमरों की सफाई करने के लिए आती है तो आम खाने के बाद इन लोगों ने गुठली और छिलके तो कमरे में ही छोड़ दिए। हद तो होती है, कैसे मक्खियां भिनभिना रही हैं। सेजल जिसके भी कमरे की सफाई के लिए जाती है तो देखती है कि किसी के कमरे में आम के छिलके पड़े हैं तो किसी में गुठलियां। घर के सारे कूड़ेदान भी आम और तरबूजों के छिलकों से भर चुके थे। रसोई और घर में तो सिर्फ आम और तरबूज की महक हो रही है। सबसे पहले तो ये सारा कूड़ा बाहर ले जाकर फेंकती हूँ। सेजल उन आम और तरबूज के छिलकों को घर से बाहर ले जाने लगती है कि तभी एक आम का छिलका फर्श पर ही गिर जाता है और सारा कूड़ा बाहर फेंक सेजल जैसे ही घर के अंदर आती है तो उस आम के छिलके पर पैर रखते ही फिसल जाती है। उई माँ, मेरी कमर, लगता है एक आध हड्डी तो टूट ही गई होगी। हर रोज अपने ससुराल वालों के साथ आम और तरबूज खा खा कर सेजल की खुद हालत खराब होने लग गई थी। कभी सेजल के चेहरे पर दाने निकल आते तो कभी उसका पेट फूलने लगता। क्या बात है भाभी, आजकल आपका पेट थोड़ा मोटा लग रहा है। कोई खुशखबरी देने वाली हो क्या? क्यों नहीं, 9 महीने बाद एक साइड से आम और एक साइड से तरबूज निकलेगा। सेजल आम और तरबूज का जो भी कूड़ा बाहर फेंक कर आती तो बिल्ली उसे फैला देती, जिसके चलते अब पड़ोसी भी सेजल से शिकायत करने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। सेजल की बुआ सास अपने पोते के साथ घर आई होती है। वैभव इधर उधर घूम घूम कर कभी घर तो कभी किचन को देख रहा होता है। सेजल सबके लिए किचन में ढेर सारे आम काट रही होती है तो वहीं किचन के एक तरफ कोने में ढेर सारे तरबूज के छिलके पड़े थे। सारे किचन की स्लैब चिपचिपा रही थी तो वहीं छिलकों पर मक्खी भी बैठ चुकी थी। ये सब देख वैभव बाहर जाता है और अपनी दादी को सब बताता है। थोड़ी देर में सेजल सबके लिए खाने के साथ साथ आम लेकर आती है, जिसे देख जी मुझे नहीं खाना ये आम और ये खाना बहुत अनहाइजीनिक हो। आपके किचन में से भी काफी गंदी बदबू आ रही है। मेरा पोता बिल्कुल ठीक कह रहा। मैंने भी आप लोगों का किचन देखा, कितनी सारी मक्खियां भिनभिना रही थी, ऊपर से कितनी बदबू भी आ रही। पूरे घर में आम और तरबूज की बदबू घूम रही है। मेरा तो यहाँ एक गिलास पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा है। माधवी और उसका पोता पूरे परिवार को अनहाइजीनिक का ताना देकर वहां से चले जाते हैं। देख लिया आप लोगों ने रोज रोज आम और तरबूज खाने का नतीजा। वो छोटा बच्चा भी आप लोगों की कितनी बेइज्जती करके गया है। अरे बहू, वो तो ठीक है, लेकिन कल से मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। मेरे भी परसों से बड़ी गैस हो रही है पेट में। पता है, कल तो मैंने अपने ऑफिस कलीग के सामने ही गैस छोड़ दी थी। ये सब आपके आम और तरबूज खाने का नतीजा है। यकीन नहीं होता तो डॉक्टर से चेकअप करवा दीजिए। डॉक्टर से सारी बातें डिस्कस कर अपना चेकअप करवाने के बाद सेजल की बात काफी हद तक सही निकलती है। तभी मैं सोचूं कि इस उम्र में मेरे चेहरे पर ये दाने क्यों निकल रहे। तू सही कह रही है बहू, वो आम और तरबूज खा खा कर शरीर तो खराब हुआ ही है, ऊपर से वो 10 साल का बच्चा हमारी बेइज्जती करके और चला गया। और वो माधवी, वो तो पूरे रिश्तेदारों में ये बता भी देगी अब से आम और तरबूज खाने बंद करने पड़ेंगे। जो चीज मैं नहीं कर पाई वो 10 साल का बच्चा कर गया। कम से कम इन लोगों के दिमाग में बुद्धि तो आई। घर में तरबूज और आम तो आते हैं, लेकिन हर कोई अब 2 से 3 दिन ही आम और तरबूज खाता, जिससे सबकी सेहत ठीक तो रहती। साथ ही साथ सेजल को साफ सफाई और काम में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन पापा मुझे गांव नहीं जाना, वहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और इतनी गर्मी भी हो रही है। तुम्हें याद नहीं कि गांव में तुम्हारी बुआ की शादी है? अब तुम क्या अपनी बुआ की शादी में नहीं जाना चाहते? पता है, वहाँ ढेर सारी मिठाइयाँ और खाने पीने की चीज होंगी। तुम्हें बहुत मजा आएगा वहाँ पर।
लेकिन मैं वहाँ पर एक ही शर्त पर जाऊंगा, जब मेरे सारे कजिन शादी में आएंगे। बेटा तुम्हारे कजिन तो शादी में पहुंच भी गए हैं, एक हम ही हैं जो अभी तक नहीं गए। चलो अब जल्दी से मेरे साथ चलो और अपनी पैकिंग करवाने में मदद करो। सेजल और कितना टाइम लगेगा? 5 बजे की ट्रेन है और 3:30 तो हमें घर में ही हो गई। 4:30 तक हमें स्टेशन तक पहुंचना पड़ेगा। अगर ट्रेन निकल गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे कैसे ट्रेन निकल जाएगी? हम समय पर पहुंच जाएंगे। आप तो जानते कि मेरी छोटी बहन की शादी है, माँ ने मुझे कितना सारा सामान लाने को कहा है। अब पैकिंग करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा ना, बस 10 मिनट दे दीजिए आप मुझे। ठीक है, जब तक मैं घर के सारे लॉक चेक कर लेता हूँ, तुम फटाफट पैकिंग का काम खत्म करो। अरे भाई साहब, जरा ढंग से लगाइए गेंदे के फूल। ये क्या, आप तो एक एक लड़ी लगा रहे हैं। अरे मेरी बेटी की शादी है, अब किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और तुम ममता, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ चली गई थी सुबह से? 2 दिन बाद अनामिका की हल्दी की रस्म में, इसीलिए माता रानी के मंदिर लेकर गए थे, उनसे आशीर्वाद दिलाने के लिए। अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। और मेहमानों का क्या हुआ, कहाँ रह गए सब? मैंने नितेश को भेज दिया है उसे लेने के लिए। तुम लोग जल्दी से चाय नाश्ते की तैयारी करो, वो सब आते ही होंगे। थोड़ी ही देर में एक एक करके सारे मेहमान गांव में हो रही इस गर्मियों की छुट्टियों की शादी में पहुंच जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और अब सब घर के अंदर आ जाते हैं। ये क्या भाई साहब, इतने साल हो गए लेकिन अभी तक आपने इस 2 कमरे के घर को तुड़वा कर बड़ा नहीं बनवाया। इन 2 कमरों वाले घर में हम इतने सारे लोग कैसे रह गए, कैसे रहेंगे? भूल गए कि आपकी बेटी की शादी जॉइंट फैमिली में हो रही है। इन 2 कमरों से बड़ा तो हमारा हॉल है। हमें बता देते, हम अपने घर में अपनी अनामिका की शादी कर देते हैं। अनामिका भी तो हमारी सगी बेटी जैसी है। भाई साहब, आपने इतना कह दिया, यही काफी है हमारे लिए। आप सब बैठे, हम आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। ममता अनामिका के साथ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। ये क्या माँ, ये सब तो बातें करने में लग गए, कोई भी कुछ काम नहीं कर रहा है। यहाँ औरतें भी मर्दों के साथ बैठी है, इन्हें दिख नहीं रहा है क्या रात हो गई है? तो आकर मेरे साथ खाना बनवा ले। अब इतने सारे लोगों को खाना मैं अकेले कैसे बनाऊं? दीदी आप फिक्र मत करो, मैं आपकी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। नहीं बेटा, हफ्ते भर में तेरी शादी है और तू खाना बनाएगी, तू जाकर आराम कर, मैं तेरी बहन की मदद करवा देती हूँ। जॉइंट फैमिली होने के बावजूद भी सिर्फ सेजल और उसकी माँ ममता ही इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाते हैं। सबके खाना खाने के बाद अब सबके सोने का समय आ जाता है। माधव अपने छोटे बेटे नितेश के साथ मिलकर दोनों कमरों में सबके लिए बिस्तर लगवा देता है और साथ साथ गर्मी से बचने के लिए फर्राटेदार पंखे भी चलवा देता है। इन पंखों से क्या ही होगा, मुझे तो इनमें भी गर्मी लग रही है। और आप लोगों ने बेड का भी इंतजाम नहीं किया, अब मैं कैसे सोऊंगी? माँ, जमीन पर नहीं सोया जा रहा, मुझे मेरा बेड चाहिए। आप तो जानती हो कि मुझे मेरे बेड पर ही नींद आती है। क्या करे बेटा, अब इन गर्मियों की छुट्टियों में गांव की शादी में आए हो तो ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी स्टोरी सुना देती हूँ। कुछ लोग सो जाते हैं तो कुछ लोग देर रात तक बातें करते रहते हैं। ऐसे ही अगले दिन शुरू हो जाता है। अरे नितेश बेटा, वो शहर जाकर हम दुकान पर फर्नीचर का सामान का ऑर्डर देने के लिए गए थे ना, वहां से कॉल आया है। कह रहे हैं कि सामान आकर ले जाओ। अब मैं तो यहाँ काम में फंसा हुआ हूँ, एक काम करो, तुम किसी को अपने साथ ले जाओ। हाँ ठीक है। नितेश सबसे पहले विनीत के पास जाता है। अरे भैया, शहर से अनामिका के दहेज का सामान लेकर आना है, मेरे साथ चलिए। अरे नितेश, थोड़ी देर पहले बता देता तो मैं चल देता। वो क्या है ना, मुझे गांव में कुछ काम है। अगर तू 1-2 घंटे इंतजार कर सकता है तो ठीक है। 1-2 घंटे में तो मुझे वापस आना है। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। अब नितेश सीधा अपने फूफा प्रणेश के पास जाता है। फूफा जी, शहर से कुछ लोग सामान लेकर आना है, मेरे साथ चल लेते तो अच्छा होता। यहाँ मुझे अभी तक ठीक से नाश्ता नहीं मिला है और तुझे शहर जाने की पड़ी है, इसलिए मैं इस गांव की शादी में आना ही नहीं चाहता था। सिर्फ तेरी बुआ की वजह से आया हुआ हूँ। नितेश के फूफा उसे ज्ञान देने लगते हैं, जिससे परेशान होकर अब बेचारा नितेश खुद अकेले शहर जाकर सारा सामान लेकर आता है। कहने को इन गर्मियों की छुट्टियों में अनामिका की एक जॉइंट फैमिली में शादी हो रही थी, लेकिन इस जॉइंट फैमिली का कोई फायदा नहीं था। कोई भी घर के किसी भी काम में किसी की भी मदद नहीं कर रहा था। ऐसे ही 2 दिन गुजरते हैं और आज अनामिका की हल्दी होती है। चलो मेरी बहन की हल्दी तो तैयार हो गई, अब जल्दी से इसे ले जाकर रख देती हूँ। सेजल हल्दी का बर्तन ले जा रही होती है कि तभी उसकी टक्कर आरती से होती है। इस टक्कर में सारी हल्दी आरती की साड़ी पर गिर जाती है। तुम थोड़ा देखकर नहीं चल सकती थी क्या? सारी हल्दी बर्बाद कर दी तुमने। मेरी साड़ी बर्बाद हुई, उसका क्या? जानती हो कितनी महंगी साड़ी है। जॉइंट फैमिली होने की वजह से आए दिन इन लोगों में किसी न किसी चीज की लड़ाई हुआ करती थी।
सेजल ज्यादा बहस नहीं करती है, अब वापस जल्दी हल्दी बनाने लगती है। हल्दी की रस्म के बाद आज अनामिका की मेहंदी की रस्म थी। अनामिका मेहंदी लगवाकर बैठी होती है कि तभी शीला के पोती प्रीति अनामिका के पास भागती हुई आती है और उसकी मेहंदी के हाथ पर अपना हाथ लगा देती है, जिससे अनामिका की थोड़ी सी मेहंदी खराब हो जाती है। ये तुमने क्या किया? पागल हो तुम, मेरी सारी मेहंदी खराब कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर चिल्लाने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोती पर चिल्लाने की? थोड़ी मेहंदी तो खराब हुई है, दोबारा लगवा ले। मेरी पोती पर गुस्सा मत करना, चली जाऊंगी मैं शादी छोड़कर। अनामिका बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू रख पाती है। अनामिका की मेहंदी की रस्म के बाद अब संगीत की रस्म थी। सभी औरतें और बच्चे अपने मनपसंद गानों पर डांस कर रहे थे कि तभी वहां प्रणेश आता है। इन औरतों को जरा भी लाज शर्म नहीं है, कैसे खुले में नाच रही हैं। ये भी नहीं देख रही हैं कि गांव है, आते जाते लोग देख रहे हैं। अनामिका की शादी को मुश्किल से अब 2 दिन रह जाते हैं। गांव होने की वजह से अक्सर लाइट जाने लगी थी, जिससे परेशान होकर अब माधव थोड़े पैसे और खर्च करके एक जनरेटर लगवा देता है, तो वहीं शादी के लिए घर के बाहर टेंट लगवाते हैं। गलती हो गई जो हम इन गर्मियों की छुट्टियों में इस गांव की शादी में आ गए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लाइट भी नहीं है और आप शादी भी बाहर करवा रहे हैं टेंट में। आप लोगों से हॉल नहीं बुक किया गया? ये गांव है ना कि तुम लोगों की दिल्ली मुंबई जो शादी है बैंक्वेट हॉल में हो। गांव में इस तरह की शादी होती है, इतना भी नहीं पता? माधव की मुश्किल से 1-2 लोग ही मदद कर रहे थे। घर के छोटे बड़े सारे काम परिवार के लोगों को ही संभालने पड़ रहे थे। वहीं जॉइंट फैमिली के सारे सदस्य तो बस पूरा दिन खाते पीते और किसी गाय भैंस की तरह एक जगह पड़कर आराम करते। ऐसे ही समय गुजरता है और आज शादी का दिन होता है। सुबह सुबह ही गांव में लाइट चली जाती है और जब जनरेटर चालू करने की बारी आती है तो सब देखते हैं कि जनरेटर चल ही नहीं रहा। लो, सिर्फ यही परेशानी रह गई थी, अब ये जनरेटर भी खराब हो गया। अरे गलती करी हमने इन गर्मियों की छुट्टियों में गांव में आकर, वो भी शादी में। पूरा दिन पसीने से लथपथ रहो, जरा भी चैन नहीं है यहाँ तो मुझे। मैं भी काफी परेशान हो गया हूँ। अरे शादी का घर है, सारा इंतजाम पहले से करके चलना होता है। जनरेटर का तेल खत्म हो गया, अब कब आएगा तेल? आज ही शादी है। अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने बारातियों का तो सोच लेते। सभी लोग बिना सोचे समझे शादी वाले परिवार पर चिल्लाने लगते हैं और अब ये सब माधव से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अरे बस भी करिए आप लोग, कब से सुन रहा हूं। आप हैं कि सुनाई जा रहे हैं? अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। अरे आप लोगों ने शादी में आकर किया ही क्या है? घर के खाने नाश्ते से लेकर सबके सोने का इंतजाम हमने किया है। मेरी बेटी अकेले इतने लोगों को खाना बनाती है, मेरी पत्नी सबके कपड़े धोती है, घर का सारा काम करती है और शादी की तैयारी भी मेरी बेटी, छोटा बेटा और पत्नी मिलकर भी कर रहे हैं। आप लोगों ने जरा भी मदद नहीं करी हमारी। क्या कह रहे हैं? शांत हो जाइए, ये सभी मेहमान हैं हमारे, इनसे इस तरीके से बात मत कीजिए। सही कह रहा हूँ ममता, किसी ने भी नहीं कहा कि जनरेटर में तेल खत्म हो गया है तो हम जाकर ले आते हैं। आप जब तक और तैयारी कर लीजिए, सबको बस बैठे बैठे हर चीज चाहिए। बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लोग सिर्फ एक जगह पड़े रहते हैं, घर में किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते। अरे जॉइंट फैमिली की शादी है, सब लोग मिलकर काम करवाते, लेकिन ये लोग हैं कि कहीं चलने के लिए भी बोलो तो बहाना बना देते हैं। इससे अच्छा तो ये लोग आते ही नहीं शादी में। माधव और नितेश की बात से सभी को काफी ज्यादा दुख होता है और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है, जिसके बाद अब घर के सभी मेहमान घर के कामों में लग जाते हैं। कोई सजावट कर रहा होता है तो कोई हलवाई के साथ खाना बनवा रहा होता है, तो कुछ औरतें दुल्हन को तैयार करने में लगी होती हैं। शाम तक बारात आ जाती है और आखिरकार अनामिका की शादी हो जाती है। अनामिका मेरी बच्ची, अपना ख्याल रखना, आप भी अपना ख्याल रखना, मैं आप लोगों से मिलने के लिए आती रहूंगी। अनामिका सभी परिवार वालों से मिलती है और विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। सभी रिश्तेदार जाते हुए माधव के परिवार से अपनी गलती की भी माफी मांगते हैं और आखिरकार इन गर्मियों की छुट्टियों में जॉइंट फैमिली से भरे इस परिवार की बेटी की शादी हो ही जाती है।